आज ऑपरेंट लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे। और ऑपरेंट लर्निंग में बेसिकली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये ह्यूमन लर्निंग से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। हम लोग क्लासिकल लर्निंग तो जो करते हैं उसके अलावा एक दूसरे तरीके की लर्निंग जो हम करते हैं वो ऑपरेंट लर्निंग या इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग भी इसको हम बोल सकते हैं। क्लासिकल लर्निंग के साथ ही हमारी ऑपरेंट लर्निंग दोनों एक साथ चलती हैं। तो ये भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम हर तरीके से हर बारी क्लासिकल कंडीशनिंग के अकॉर्डिंग नहीं रिएक्ट करते। कई बार हम वॉलेंटरीली या अपनी मर्जी से भी रिएक्ट करते हैं, जिसको ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं। तो इसके बारे में भी आज डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ही आपको ऑपरेंट लर्निंग का नाम सुनाई दे तो आपके मन में दो नाम हमेशा आने चाहिए, एक थॉर्नडाइक और दूसरा स्किनर, बीएफ स्किनर। और ये दोनों ही बिहेवियरिस्ट थे। बिहेवियरिस्ट मतलब ये जो लोगों का ओवर्ट बिहेवियर है उसको ऑब्जर्व करके उसके बारे में एनालिसिस देते थे। ओवर्ट बिहेवियर मतलब जो बिहेवियर सामने नजर आ रहा है, ना कि माइंड या अनकॉन्शियस माइंड या कोई ऐसी चीज जो सामने ना दिख रही हो। तो बिहेवियरिस्ट जो थे थॉर्नडाइक और स्किनर। अब यहाँ पे इनका ये कहना था कि जनरली वी डू टू टाइप्स ऑफ एक्शन। हम दो तरह के एक्शन करते हैं, एक इनवॉलेंट्री होता है, एक वॉलेंट्री होता है। इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्सिव होता है। रिफ्लेक्सिव मतलब जैसे हम अगर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, ब्लिंक कर लेते हैं जब हमारी आंख के सामने कुछ आता है, तो वो रिफ्लेक्स एक्शन है, वो इनवॉलेंट्री है। लेकिन कुछ चीजें वॉलेंट्री होती है। वॉलेंट्री मतलब जब हम जानबूझ के करते हैं, जिसमें हम जैसे हम अपना हाथ हिला रहे हैं, वो वॉलेंट्री एक्शन है। तो ये दोनों एक्शंस जो हम करते हैं वो यहाँ पे ये क्यों डिस्कस कर रहा है, क्योंकि क्लासिकल कंडीशनिंग जो हमने ऊपर पढ़ी है वो एक तरीके से रिफ्लेक्सिव या फिर इनवॉलेंट्री बिहेवियर है, जो सडनली हो जाता है, जैसे हम जानबूझ के नहीं करते। जैसे अभी हमने ऊपर डॉग वाला एग्जांपल देखा कि जो डॉग है वो खाना देख के उसके मुंह में सलाइवा आएगा ही आएगा, तो वो उसकी कंट्रोल में नहीं है। या हमने जैसे कंडीशन इमोशनल रिस्पॉन्स में देखा था कि वो रैट वाले एक्सपेरिमेंट में कि वो रैट जो है वो जो लिटिल एल्बर्ट था वो लाउड नॉइस को सुन के रोने लग जाता, तो वो उसका इनवॉलेंट्री एक्शन था, वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता था। तो क्लासिकल कंडीशनिंग में जो एक्शंस होते हैं वो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं। लेकिन जो वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं उसको हम ऑपरेंट कंडीशनिंग बोलते हैं। जो वॉलेंट्री बिहेवियर होता है हमारा वो ऑपरेंट कंडीशनिंग के थ्रू होता है। तो ये तो डिफरेंसेस हो गए दोनों कंडीशनिंग में कि क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट में क्या फर्क है। क्लासिकल कंडीशनिंग हमारे इनवॉलेंट्री बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है और ऑपरेंट कंडीशनिंग हमारे वॉलेंट्री बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है। अब आगे देख लेते हैं कि पहले थॉर्नडाइक ने इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था जो हमारे वॉलेंट्री बिहेवियर होते हैं। उस टाइम इस रिसर्च का नाम ऑपरेंट कंडीशनिंग नहीं पड़ा था, तब तक ये नाम नहीं आया था, तब तक ये सिर्फ वॉलेंट्री कंडीशनिंग के ऊपर स्टडी कर रहे थे। एडवर्ड थॉर्नडाइक थे जिन्होंने पहली बार ये अटेम्प्ट किया था कि हमारे वॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज है उसको हम कैसे लर्न करते हैं। तो उन्होंने क्या किया था, एक पजल बॉक्स बनाया था। पजल बॉक्स के अंदर एक कैट रखी थी, हंग्री कैट, जो मतलब कैट रखी थी जिसको भूख लगी थी, उसको पजल बॉक्स में रख दिया था। और उस पजल बॉक्स से बाहर निकल के, बॉक्स के बाहर खाना रखा था, और उससे बाहर निकलने का एक ही तरीका था कि उसके नीचे बॉक्स के फ्लोर पे बहुत सारे बटन है, उसमें से एक बटन है जो एक सही है, जिसको दबाने से गेट खुलेगा। तो यहाँ पे आई थिंक फोटो नहीं दी हुई है इसकी। एक बॉक्स था, उसके अंदर कैट रख दी थी, और उस बॉक्स से बाहर आने का तरीका वही था कि कोई भी एक बटन है, जो नीचे बहुत सारे बटन दिए हुए थे उसमें से एक सही था, तो कैट को वो सही बटन ढूंढ के दबाना था ताकि वो बॉक्स से बाहर आ जाए। तो क्या हुआ, पहली बार में तो उसने कैट ने बाहर खाना देखा, उसको भूख तो लगी रही थी, तो उसने बहुत कोशिश की बाहर जाने की। वो अंदर पूरा बॉक्स के अंदर इधर उधर घूमने की उसने कोशिश की, पुश करने की कोशिश की, खोलने की कोशिश की। ऐसे करते करते गलती से उसने वो बटन दबा दिया तो गेट खुल गया। तो पहले ट्रायल में तो कैट को ये लगा कि जस्ट वो लकी थी तो उसका गेट खुल गया अचानक से। दूसरी बार फिर ऐसा हुआ जब उन्होंने दूसरे टाइम उसको अंदर रखा। दूसरी टाइम उसने फिर से कुछ ऐसा किया और अचानक से बटन दब गया, वो गेट खुल गया फिर से। धीरे धीरे क्या हुआ कि वो कैट को थोड़ा सा ये आइडिया लग गया कि जब मैं नीचे कोई बटन दबाती हूँ तो गेट खुलता है। ठीक है, अब क्या हुआ, अगले जैसे जैसे ट्रायल बढ़ते गए धीरे धीरे उसको कम टाइम लगा उस बटन को पुश करने में।
एक चीज यहाँ इंपॉर्टेंट है कि उस बटन की ना पोजीशन हर बार चेंज कर दी जाती थी। ऐसा नहीं था कि हमेशा बटन एक ही जगह पे था। उससे तो क्या होता है कि बहुत जल्दी कंडीशनिंग हो जाती है और एकदम से पता चल जाता है कि इधर है। हर बार बटन की पोजीशन चेंज होती थी, तो हर बार ही कैट को उतना ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता था ढूंढने के लिए। लेकिन धीरे धीरे उसको इतना तो कंफर्म हो गया था कि मैं यहाँ पे कोई ऐसी चीज पुश करती हूँ जिसकी वजह से गेट खुलता है। ठीक है, तो ये हुई उसकी ऑपरेंट कंडीशनिंग। और जब वो पुश करने की कोशिश कर रही है उस बटन को ढूंढ के, वो उसका वॉलेंट्री रिस्पॉन्स है, वो अपनी मर्जी से कर रही है, वो इनवॉलेंट्री नहीं है वो। तो ये जो लर्निंग उसको हुई है, इसको हम ऑपरेंट लर्निंग बोलेंगे। बेशक यहाँ पे थॉर्नडाइक को इसका नाम अभी नहीं पता था कि ऑपरेंट, क्योंकि ये नाम स्किनर ने दिया था। सो इवेंचुअली द कैट वुड एक्सीडेंटली पुश द लीवर ओपनिंग द डोर। तो स्टार्टिंग में उसने एक्सीडेंटली किया, धीरे धीरे उसको टाइम कम लगने लगा, धीरे धीरे वो थोड़ा सा उसका रिस्पॉन्स फास्ट हो गया, क्योंकि उसको लर्न हो गया। द कैट आफ्टर अ नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड मैनी एरर्स, काफी ट्रायल्स के बाद और बहुत सारे एरर्स के बाद, द कैट टुक लेस एंड लेस टाइम टू पुश द लीवर। तो उसको फिर धीरे धीरे काफी कम टाइम लगा उस चीज को खोलने में। सो थॉर्नडाइक केप्ट मूविंग द लीवर टू अ डिफरेंट पोजीशन। जो थॉर्नडाइक थे वो उस लीवर की या उस बटन की पोजीशन चेंज करते रहते ताकि कैट को सारा प्रोसेस दोबारा से सीखना पड़े। पर फिर भी उसको टाइम कम लगता गया जैसे जैसे ट्रायल्स बढ़ते गए। अब इसी रिसर्च के बेस पे उन्होंने एक लॉ ऑफ इफेक्ट दिया था जो काफी आता है एग्जाम्स में। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या होता है कि हम वो एक्शन बार बार रिपीट करते हैं जिसका हमें प्लेजरेबल कॉन्सिक्वेंस मिलता है। जो एक्शन करने से हमें कोई अच्छी चीज मिलती है उस एक्शन को हम बार बार रिपीट करते हैं, और अगर एक्शन कोई करने से हमें कोई खराब एक्सपीरियंस मिलता है तो वो एक्शन हम रिपीट नहीं करते। ये होता है लॉ ऑफ इफेक्ट। इफ एक्शन इज फॉलोड बाय अ प्लेजरेबल कॉन्सिक्वेंस इट विल बी रिपीटेड, if action is followed by unpleasant consequence it will not be repeated। सिंपल सी बात है कि जो एक्शन आप करोगे उससे आपको आगे कुछ अच्छा मिलेगा तो वो आप एक्शन बार बार करते हो। जैसे क्लास में आपने अपना होमवर्क करके लेके गए, टीचर ने आपको अप्रिशिएट किया तो आपको अच्छा लगा, नेक्स्ट टाइम भी आप ऐसे ही करोगे। लेकिन अगर आपने एक बार कोई गलती कर दी और उसके लिए आपको बहुत डांट पड़ी तो आप नेक्स्ट टाइम वो नहीं करोगे। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट। अब क्या हुआ, थॉर्नडाइक की इसी स्टडी को आगे स्किनर ने कंटिन्यू किया, और स्किनर ने इस टाइप की स्टडी को नाम दे दिया ऑपरेंट कंडीशनिंग। इससे पहले नहीं था ये नाम। तो स्किनर जो थे ना वो जॉन वॉटसन को बहुत मानते थे। ठीक है, तो जॉन वॉटसन कौन थे? जिन्होंने लिटिल एल्बर्ट पे जो वो करा था, एक्सपेरिमेंट किया था। तो स्किनर उनको बहुत ज्यादा मतलब उन्हीं की व्यूज को आगे वो करना चाहते थे और स्टडी करना चाहते थे। सो ही वॉज इवन मोर डिटरमिन, मतलब वॉटसन से भी ज्यादा डिटरमिन थे बिहेवियर स्टडी करने के लिए। तो पैवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग के अलावा भी उसको पढ़ने के बाद स्किनर ने थॉर्नडाइक का भी वो पढ़ा, उसके व्यूज भी पढ़े कि एक वॉलेंट्री बिहेवियर भी होता है हमारा, एंड ही गेव द लर्निंग ऑफ वॉलेंट्री बिहेवियर अ स्पेशल नेम। और इन्होंने भी क्या किया, वॉलेंट्री बिहेवियर वाली लर्निंग को ऑपरेंट कंडीशनिंग नाम दे दिया। सो when people perform a voluntary action it is to get something they want or to avoid something they don't want। तो ये कह रहे हैं कि जब भी लोग कोई एक्शन करते हैं, वॉलेंट्री एक्शन मतलब अपनी मर्जी से, तो या तो वो कुछ ऐसी चीज के लिए होता है जो उन्हें चाहिए, या वो इसलिए होता है कि जो उन्हें नहीं चाहिए। सो इसको ऑपरेंट बिहेवियर कहते हैं, जो हम अपनी मर्जी से करते हैं कॉन्सिक्वेंस के बेस पे। इसमें एक चीज और है यहाँ पे कि थिंकिंग बैक टू द सेक्शन ऑन क्लासिकल कंडीशनिंग, लर्निंग रिफ्लेक्स रियली डिपेंड्स ऑन व्हाट कम्स बिफोर द रिस्पॉन्स। द अनकंडीशनड स्टिमुलस what will become the conditioned stimulus। these two stimuli, जो हमने क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ी थी उसमें हमने जो दो स्टिमुलस पढ़े थे, वो स्टिमुलस जो है वो मतलब आपके कंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशन स्टिमुलस, वो दोनों ही स्टिमुलस जो हैं वो पहले आते हैं, है ना। उसको बोलते हैं एंटीसीडेंट, मतलब कोई चीज किसी चीज से पहले आती है। एंटीसीडेंट मीन्स समथिंग दैट कम्स बिफोर अनदर थिंग।
तो यहाँ पे क्या था, रिस्पॉन्स से पहले ही उसको फूड और उसको दोनों स्टिमुलस, बेल और फूड दोनों स्टिमुलस थे, वो रिस्पॉन्स से पहले ही आते थे। तो स्टिमुलस पहले आते थे, इसलिए इसको एंटीसीडेंट स्टिमुलाई बोलते थे। रिस्पॉन्स क्या था, सलाइवा था रिस्पॉन्स उस केस में, और दोनों जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स से पहले आते थे वो दोनों हो गए एंटीसीडेंट स्टिमुलाई। ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है कि पहले रिस्पॉन्स आता है, उसके बाद उसके वो आते हैं, कॉन्सिक्वेंस आते हैं। मतलब पहले आप रिस्पॉन्ड करते हो, बिहेव करते हो किसी चीज के लिए, उसके बाद उसका आपको वो मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग में रिस्पॉन्स के बाद कोई चीज आती है। अब जैसे दोबारा से मैं समझाती हूँ, क्लासिकल कंडीशनिंग में खाना पहले आया था, उसको देख के वो रिस्पॉन्स कर रहा था, सलाइवा। ऑपरेंट कंडीशनिंग में पहले उसने रिस्पॉन्स किया, बटन दबाया कैट ने, तब उसको बाद में खाना मिला। तो ऑपरेंट में रिवॉर्ड बाद में मिल रहा है, और क्लासिकल में रिवॉर्ड पहले देख के फिर रिस्पॉन्स कर रहा है। तो ये भी इन दोनों में एक फर्क है कि क्लासिकल में पहले स्टिमुलाई फिर रिस्पॉन्स आता है, ऑपरेंट में रिस्पॉन्स देख के फिर वो मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है। तो ये भी एक डिफरेंस है दोनों कंडीशनिंग में। अब इसमें रिवॉर्ड जो मैं बोल रही हूँ, जैसे कि फूड है उस केस में, उसको रीइंफोर्समेंट भी हम बोल सकते हैं। रीइंफोर्समेंट वो चीज होती है जिसकी वजह से हम कोई एक्शन बार बार करते हैं। द वर्ड इटसेल्फ मीन्स टू स्ट्रेंथन, मतलब कोई चीज के एक्शन को वो स्ट्रेंथन करता है, बार बार रिपीट करने में हेल्प करता है, रीइंफोर्समेंट। So reinforcement is anything that when following a response causes that response to be more likely to happen. तो अगर किसी response के बाद reinforcement मिल रहा है, वो उस एक्शन को बार बार होने के लिए हेल्प करेगा। अगर उस कैट को, पजल बॉक्स वाली कैट को बटन दबाने से फूड मिल रहा है, गेट खुल जाता है, फूड मिल रहा है, तो वो बटन दबाने वाले एक्शन को बार बार करेगी। तो इस केस में फूड रीइंफोर्समेंट है, उस एक्शन को रिपीट करने में हेल्प कर रहा है। सो ओके, गोइंग बैक टू थॉर्नडाइक्स पजल बॉक्स रिसर्च। अब यहाँ पे क्या था, इन्होंने भी अपना एक वो करा था, रैट के ऊपर करा था रिसर्च इन्होंने अपना, स्किनर ने। एंड यहां से शुरू करते हैं। स्किनर हैड हिज ओन रिसर्च डिवाइस कॉल्ड स्किनर बॉक्स और ऑपरेंट कंडीशनिंग चेम्बर। अपने बॉक्स का इन्होंने नाम दिया स्किनर बॉक्स, और उसके अंदर एक रैट था, और ये आप देख रहे हो यहाँ पे एक ये बार है, ये बार को जब ये पुश करेगा तो उसको खाना मिलेगा रैट को, ठीक है। His early research often involved placing a rat into one of these chamber and training it to push down a bar to get food. जैसे वहां पे कैट को लिवर का बटन दबाने से खाना मिल रहा था, यहाँ पे इसको ये लर्न करवाना है कि जब ये बार को पुश करेगा तो इसे खाना मिलेगा, ठीक है। उसी तरह का एक्सपेरिमेंट है कुछ। प्राइमरी एंड सेकेंडरी रीइंफोर्सर्स, तो यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में वही सेम था जैसे वो पजल बॉक्स वाले एक्सपेरिमेंट में हुआ था, कि काफी सारे ट्रायल्स के बाद धीरे धीरे इसको समझ में आ गया था कि जब मैं ये पुश करूंगा तब खाना मिलेगा, तो टाइम कम लगने लग गया था। अब यहाँ पे भी रीइंफोर्समेंट क्या थी, इसको खाना मिलता था इसलिए उसने ये वाला एक्शन रिपीट किया। अगर इसको दबा के इसको खाना नहीं मिलेगा, रीइंफोर्समेंट नहीं मिलेगी, तो वो उस एक्शन को क्यों रिपीट करेगा, उससे कोई उसको बेनिफिट थोड़ी होगा। तो रीइंफोर्सर्स जो होते हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि रीइंफोर्समेंट में कहीं कहीं पे लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि कैसे दो टाइप्स के होते हैं। तो पहला है प्राइमरी रीइंफोर्समेंट। प्राइमरी रीइंफोर्समेंट में क्या होता है, जैसे सपोज यहाँ पे बहुत अच्छा इन्होंने एग्जांपल देके समझाया है कि आपकी फ्रेंड ने आपको बोला कि उसकी कुछ हेल्प कर दो, तो आपको दो चॉइसेस दी। एक चॉइस ये दी कि आपको वो कैंडी बार देगी, दूसरी चॉइस दी कि $25 देगी। तो आप उस टाइम क्या चूज करोगे दोनों में से? तो मोस्ट प्रोबेबली $25 चूज करोगे। लेकिन यही चीज अगर किसी बच्चे को बोली उसने कि हेल्प करने के लिए बोला, और उस बच्चे से पूछा कि अगर तुम मुझे हेल्प करोगे तो मैं तुमको $25 दूंगी या फिर एक कैंडी बार दूंगी, तो उस टाइम मे बी एक जो बच्चा होगा वो कैंडी बार चूज करेगा। तो प्राइमरी रीइंफोर्सर का मतलब वो होता है जो हमें उस टाइम पे हमारे बेसिक नीड को पूरा करवाता है।
अब जैसे कैंडी बार है, उसको खाने से हमारी भूख कम हो सकती है, या हमें कोई ड्रिंक ऑफर कर रहा है, हमारी थर्स्ट कम हो सकती है। तो जो हमारे बेसिक नीड होते हैं, हंगर ड्राइव, थर्स्ट ड्राइव, प्लेजर ड्राइव, ये सारी चीजें प्राइमरी रीइंफोर्सर होती है। मनी सेकेंडरी वो है, रीइंफोर्सर है, क्योंकि मनी डायरेक्टली हमारी नीड को पूरा नहीं करेगा, लेकिन मनी से जब हम कैंडी बार खरीदेंगे तो हमारा नीड पूरा होगा, या मनी से हम कुछ और खरीदेंगे जो हमें चाहिए, तो मनी सेकेंडरी रीइंफोर्सर है, ये डायरेक्ट हमारी नीड पूरी नहीं करता। प्राइमरी रीइंफोर्सर मतलब जो डायरेक्टली हमारी नीड पूरी कर रहा है, जैसे हमें कोई खाना खिला दे वो प्राइमरी रीइंफोर्सर है, लेकिन हमें कोई पैसे दे दे तो वो सेकेंडरी है, क्योंकि उससे हमें खाना खरीदना पड़ेगा। So the money and the candy bar represent two basic kind of reinforcers. Items or event that when following a response will strengthen it. The reinforcing properties of money must be learned, but candy gives immediate reward in the form of taste and satisfy hunger. So कैंडी क्या है, इमीडिएट वो कर रहा है, रिवॉर्ड दे रहा है हंगर कम करने का, तो दैट फुलफिल्स अ बेसिक नीड। और बेसिक नीड में हम क्या क्या लेते हैं, हंगर ड्राइव, थर्स्ट ड्राइव। जैसे फूड का बेसिक नीड हंगर ड्राइव से पूरा होता है, लिक्विड का थर्स्ट ड्राइव, टच का बेसिक नीड प्लेजर ड्राइव। ऐसे ही रिमूवल ऑफ पेन जो होता है, पेन कम करने का, वो भी एक ड्राइव होता है कि हम पेन से, सपोज आपको कोई बोले कि मैं आपको आपका स्टमक एक हो रहा है, आपको कोई बोले कि दो ऑप्शन है, या तो मैं आपको पैसे दूं या आपको दवाई दूं स्टमक, तो उस टाइम आप सबसे पहले यही बोलोगे कि पहले मुझे स्टमक एक की मेडिसिन चाहिए। तो रिमूवल ऑफ पेन भी एक तरीके का हमारा बेसिक नीड है। तो जो चीजें हमें सर्वाइवल के लिए चाहिए, उसको पूरा करने के लिए जो हमें रीइंफोर्सर मिलते हैं, उनको हम बोलते हैं प्राइमरी रीइंफोर्सर। सो फ्रीडम फ्रॉम पेन इज ऑल्सो अ बेसिक नीड। पेन इटसेल्फ कैन बी अ प्राइमरी रीइंफोर्सर। समझ में आ गया। सेकेंडरी रीइंफोर्सर क्या है, जैसे मनी है, क्योंकि मनी से हम प्राइमरी खरीद सकते हैं, मनी से हम प्राइमरी रीइंफोर्सर्स खरीद सकते हैं, लेकिन मनी खुद से अपना कुछ नहीं कर सकता, तो मनी इज अ सेकेंडरी रीइंफोर्सर। एंड देन उसके बाद आगे चलते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझना है, क्योंकि पॉजिटिव सबको समझ में आता है कि कोई चीज हमें अच्छी लग रही है जिसकी वजह से हम बार बार वो वैसा बिहेव कर रहे हैं, तो वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। जैसे हमें रिवॉर्ड मिल रहा है, जैसे किसी ने जैसे आपने क्लास में आंसर किया और आपको टीचर ने अप्रिशिएट किया, वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो गई, तो आप हर बारी ऐसा ही करोगे। लेकिन नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी होती है। नेगेटिव का मतलब होता है रिमूवल और एस्केप फ्रॉम समथिंग अनप्लेजेंट। अब जैसे ऊपर स्टमक एक की बात हो रही थी, उस टाइम पे आपका स्टमक एक क्या है, आपको रिमूव करना है। तो अगर कोई अनप्लेजेंट चीज को रिमूव कर दे तो वो होती है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अगर कोई आपको रिवॉर्ड दे रहा है वो तो हो गया पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, लेकिन अगर कोई आपकी पेन को रिमूव कर दे तो वो हो गया नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। उसमें आपसे कोई चीज हटा रहा है, कोई पॉजिटिव में आपको दे रहा है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में वो चीज हटा रहा है जिससे आप परेशान हो रहे हो। तो दोनों ही चीजें रीइंफोर्समेंट की तरह काम करती हैं। इसमें लिखा है फॉलोइंग अ रिस्पॉन्स विद रिमूवल और एस्केप फ्रॉम समथिंग अनप्लेजेंट, दैट इज कॉल्ड अ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो दोनों के बीच में आपको डिफरेंस एकदम क्लियर होना चाहिए। प्राइमरी मतलब जो डायरेक्टली आपकी बेसिक नीड पूरा करे, सेकेंडरी मतलब जिसकी वजह से आप अपना प्राइमरी रीइंफोर्सर खरीद सकते हो। पॉजिटिव मतलब जब आपको कोई रिवॉर्ड दे रहा है, नेगेटिव मतलब जब आपसे कोई अनप्लेजेंट चीज ले रहा है जो आपको अच्छी लगती है, तो वो भी तो आपके लिए रीइंफोर्समेंट है। किसी ने आपको बोला है कि तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हारी तुमको जो पेन हो रहा है उसकी मेडिसिन तुमको दूंगा, तो तुम ऑब्वियसली उसकी हेल्प करो, क्योंकि तुम्हें वो पेन रिमूव करनी है। तो वो तुमको कुछ दे नहीं रहा है बट तुम्हारी पेन रिमूव कर रहा है, तो वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। यहाँ पे एक टेबल है, दोनों के बीच का डिफरेंस ही देख लेते हैं। End result is an increase in the rate of already occurring response. तो
ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है, जो रिस्पॉन्स हो रहा होता है उसका रेट इंक्रीज हो जाता है, मतलब स्पीड इंक्रीज हो जाती है, टाइम कम लगता है। रिस्पॉन्सेज आर वॉलेंट्री, वॉलेंट्री होता है क्योंकि ऑर्गेनिज्म खुद करता है। कॉन्सिक्वेंसेज आर इंपॉर्टेंट इन फॉर्मिंग एसोसिएशन, जो कॉन्सिक्वेंस है मतलब जो बाद में रीइंफोर्समेंट मिल रहा है उस पर डिपेंड करता है कि हम वो रिस्पॉन्स करते हैं या नहीं। रीइंफोर्समेंट इमीडिएट होना चाहिए, रिस्पॉन्स के बाद ही एकदम रीइंफोर्समेंट मिलना चाहिए। अगर उस टाइम नहीं मिला और बहुत देर बाद मिला तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। एक्सपेक्टेंसी डेवलप्स फॉर रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट की एक्सपेक्टेंसी डेवलप हो जाती है कि अगर हम ऐसे रिस्पॉन्स करेंगे तो हमें रीइंफोर्समेंट मिलेगी। क्लासिकल में क्या लिखा है, एंड रिजल्ट इज द क्रिएशन ऑफ अ न्यू रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस दैट डिड नॉट नॉर्मली प्रोड्यूस दैट रिस्पॉन्स। तो एंड रिजल्ट क्या होता है कि नया स्टिमुलस होता है और उसके लिए नया रिस्पॉन्स होता है जो पहले नहीं होता था। जैसे बेल के लिए सलाइवा पहले नहीं आता था, लेकिन बाद में बेल बजने से भी सलाइवा आने लगा, तो एक न्यू रिस्पॉन्स हो गया। रिस्पॉन्सेज आर इनवॉलेंट्री, इसमें इनवॉलेंट्री होते हैं, रिफ्लेक्सिव होते हैं। एंटीसीडेंट स्टिमुलाई आर इम्पोर्टेंट, बाद में क्या कॉन्सिक्वेंस आ रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पहले जो दो स्टिमुलाई यूज करें वो इम्पोर्टेंट है। सीएस्ट मस्ट अकर इमीडिएटली, इसमें भी टाइम गैप बहुत कम होना चाहिए, मिनिमम 5 सेकंड का, मैक्सिमम। एक्सपेक्टेंसी डेवलप फॉर यूसीएस टू फॉलो सीएस, तो इसमें भी एक्सपेक्टेंसी हो जाती है कि अनकंडीशनल स्टिमुलस के बाद में कंडीशन स्टिमुलस आएगा। तो ये बहुत अच्छे डिफरेंसेस यहाँ पे दिए हुए हैं दोनों के। उसके बाद ये आता है समरी। थॉर्नडाइक जो पहले थे जिन्होंने वॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज स्टडी किए थे, उन्होंने लॉ ऑफ इफेक्ट भी दिया था कि कोई प्लेजरेबल कॉन्सिक्वेंस होगा तो एक्शन रिपीट होगा, नहीं तो नहीं होगा। स्किनर ने उसको नाम दिया ऑपरेंट कंडीशनिंग। रीइंफोर्समेंट के बारे में फिर डिस्कस किया कि प्राइमरी होते हैं जो बेसिक नीड पूरा करते हैं, सेकेंडरी होते हैं जो प्राइमरी रीइंफोर्समेंट को पूरा करने में हेल्प करते हैं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है जब कोई चीज हमें मिलती है, नेगेटिव होता है जब कोई चीज हटा दी जाती है जो हमें नहीं चाहिए। इसका छोटा सा क्विज है, ये डिस्कस कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, थॉर्नडाइक पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट, द कैट्स वर रिवॉर्डेड बाय। थॉर्नडाइक के पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट में कैट्स को क्या रिवॉर्ड मिलता था? आउट ऑफ द बॉक्स, फूड, पेटेड एंड प्रेज्ड, या बोथ एंड बी? आंसर बोथ ही होगा क्योंकि फूड भी मिलता था और बॉक्स से बाहर भी चले जाने को मिलता था क्योंकि गेट खुल जाता था। डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी रीइंफोर्सर वेयर एज डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सेकेंडरी। तो कैंडी बार प्राइमरी है, इसमें ये नहीं हो सकता फूड और ड्रिंक क्योंकि ये दोनों ही प्राइमरी हैं। गोल्ड स्टार प्राइमरी है ही नहीं, तो गोल्ड स्टार सेकेंडरी होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ए ऑप्शन है, कैंडी बार एंड गोल्ड स्टार। गोल्ड स्टार सेकेंडरी, गोल्ड स्टार मतलब जैसे टीचर कॉपी में स्टार आपको देती है ना, वो गोल्ड स्टार टाइप्स। Carmen hates to clean up after dinner. One night she volunteers to bathe the baby before cleaning up. When she finishes with the baby and returns to the kitchen, her husband has cleaned everything up for her. Which of the following statements is most likely true? स्टोरी ये है कि कामन जो एक बेबी की मदर है, उसको रात में क्लीनिंग अप करना अच्छा नहीं लगता। क्लीनिंग अप मतलब किचन में जैसे बर्तन वगैरह पड़े होते हैं वो सब साफ करना। एक दिन एक और ऐसे रोज उसको करना पड़ता है, पर एक रात उसने सोचा कि पहले मैं छोटे बेबी को मतलब उसको पहले नहला देती हूँ, फिर वो सुला के उसको फिर आके क्लीनिंग अप करूंगी। लेकिन उतनी देर में उसके हस्बैंड ने किचन क्लीन अप कर दी क्योंकि वो बेबी को नहला रही थी। तो अब वो अब उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। Carmen will start cleaning up the kitchen before she bathes the baby. Carmen's husband has positively reinforced her. Carmen's husband has negatively reinforced her for bathing the baby. Carmen will never bathe the baby again. तो इसमें आंसर सी है कि कार्मन के हस्बैंड ने उसको नेगेटिवली रीइंफोर्स किया है। नेगेटिवली रीइंफोर्स मतलब जो चीज़ उसको अच्छी नहीं लगती वो चीज़ हटा दी, उसको क्लीनिंग अच्छी लगती तो वो क्लीनिंग कर दी उन्होंने। तो एक तरह से रीइंफोर्स किया है, उनको नेगेटिवली रीइंफोर्स किया है। लेकिन 4th है, बेनी इज अफ्रेड ऑफ स्नेक्स. He won't even look at the pictures of them but turns the page or closes the book instead. When he sees a picture of a snake, his anxiety goes up. But when he avoids looking at the picture, his anxiety goes down.
It is most correct to say that Benny's avoidance behavior is being. स्टोरी आपको समझ आ गई होगी कि बेनी को स्नेक से बहुत डर लगता है। जब वो उसकी फोटो देखता है तो वो एंशियस हो जाता है, बहुत घबरा जाता है, तो वो अवॉइड करता है फोटो देखना, या तो वो बुक बंद कर देता है या पेज पलट देता है। तो ये बिहेवियर उसका अब आगे पूछ रहे क्या है। पनिश्ड बिकॉज ही फील्स एंशियस, पनिश्ड बिकॉज ही विल नेवर गेट बेटर, पॉजिटिवली reinforced बिकॉज ही इज रिवॉर्डेड बाय हिज एंजाइटी, एंजाइटी से तो कोई रिवॉर्डेड होता ही नहीं है। नेगेटिवली reinforced बिकॉज ही इज रिवॉर्डेड बाय हिज एंजाइटी गोइंग डाउन। तो नेगेटिवली reinforcement अगेन हो रही है, क्योंकि जब वो नहीं देखता तो उसको एंजाइटी नहीं होती, तो वो चीज नहीं होती जो उसको नहीं चाहिए, तो ये भी नेगेटिव reinforcement है। तो यहाँ पे ये वीडियो खत्म करती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।